नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 7 अगस्त 2023 और आज जो है आपका सीएचएसएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। दोस्तों क्वेश्चन जो है कम प्राप्त हुए थे, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था, है ना। तो क्वेश्चन अधिकांश प्राप्त हो गए, इसीलिए वीडियो को लेकर आ गया हूं सेकेंड शिफ्ट वाली। तो देख लीजिए क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे। 100% ओरिजिनल प्रश्न है। साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं, जैसा कि आप जानते हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम में जो है आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के ये सेकेंड शिफ्ट का वीडियो। देखिए क्या क्या पूछा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया था, कोलकाता उच्च न्यायालय ने 2023 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया या फिर किसे चुना गया। तो जो कोलकाता का हाई कोर्ट है वहां पे जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो चुना गया है, ये आपका टी.एस. शिवनामन को चुना गया है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात यहीं पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो आप बताएंगे जी प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन जब बात आती है तबादला का, तबादला मतलब समझते हैं ना, ट्रांसफर का, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के तो कोई बात ही नहीं है भाई, है ना। लेकिन जो हाई कोर्ट के आपका जो न्यायाधीश होता है, इनके अगर तबादला की बात आ जाए तो कौन करते हैं? तो सभी न्यायाधीश के मामले में राष्ट्रपति ही तबादला करते हैं। समझ में आया? हाँ, जो चीफ जस्टिस रहेंगे ना हाई कोर्ट के अंदर, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन तबादला सभी न्यायाधीश की करेंगे हाई कोर्ट वाले के। ठीक है, ध्यान रहे। इनके अलावा पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो सीवी आनंद बोस साहब जो हैं, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। ये जगदीप धनखड़ साहब का स्थान पिछले साल लिए थे, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब जो हैं ये आपका वाइस प्रेसिडेंट के रूप में खड़े हुए थे, तो ये पोस्ट वैकेंट हो गए। तभी जो है कुछ दिन खाली रहा, फिर बाद में सीवी बोस आनंद बोस साहब को जो है यहाँ पे चुन लिया गया। और अभी जगदीप धनखड़ साहब क्या हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनके अलावा भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी आजादी से पहले? भैया आजादी के बाद वाला तो आप भी जानते हैं 1950 में, और हम भी जानते हैं। आजादी के पहले वाला भी ध्यान रख लीजिए। तो आजादी के पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू 1774 में करा गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कहां पे हुई थी, तो आपको कोलकाता बताना है। देखिए हुआ एक ही साल में 3 जगह, कोलकाता, बंबई और मद्रास। लेकिन होता है ना कि भाई पहले किसका हुआ? तो कलकत्ता का हो गया। ये कौन से अधिनियम थे? हाई कोर्ट अधिनियम 1881। इसी के तहत 1862 में जो है कोलकाता में स्थापित करा गया था आपका हाई कोर्ट। वो भी किस परिसर में? फोर्ट विलियम परिसर में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया फोर्ट विलियम कहां पे है, तो आपको बताना है कि फोर्ट विलियम जो है ये हमारा कोलकाता के अंदर स्थित है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सभी जानते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, किस वंश के द्वारा चीन से व्यापार शुरू किया गया था? ठीक है, आपके ऑप्शन में चोल था और इसके अलावा चेर था। इसके अलावा जो भी साउथ के वंश हैं ये आपके ऑप्शन में दिए गए थे। तो राइट आंसर आपका चालुक्य भी था। राइट आंसर आपका चोल हो जाएगा। चोल वंश के जो राजा थे, राजराज चोल, इन्होंने जो है चीन में अपने आदमी को भेज के व्यापार के लिए आमंत्रण भेजे थे और व्यापार स्वीकार भी हुआ था। ठीक है, तो ये आपका चोल वंश इसके आंसर हो जाएंगे भाई। तो जिन्होंने भी चोल लगाया होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। और तंजौर जो है ये चोल वंश की राजधानी भी थी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक प्रश्न और भी आपसे एग्जामिनर कर लेता है कि भारत में सिल्क मार्ग की खोज किसने किया था? तो भैया सिल्क मार्ग की खोज जो है कनिष्क ने किया था। कनिष्क ने सिल्क मार्ग की खोज किया था। आप लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन उधार रहा कि कनिष्क के समय कौन से बौद्ध संगति हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो आपको बताना है कि कौन से बौद्ध संगति जो है कनिष्क के समय हुआ था। इसके अलावा G20 की छठी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 27-28 अक्टूबर 2022 को किस देश में आयोजित की गई थी? ठीक है, तो ये आपका इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाली एक जगह का नाम है, इंडोनेशिया में है। ठीक है, और हमारे देश में जो प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर अतिथि आए थे, ये इंडोनेशिया के ही राजनेता डॉक्टर सुकर्नो आए थे, जो मैंने इससे पहले
वाले शिफ्ट में आपका जिक्र कर लिया था। आइए इंडोनेशिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि आपको काम आएगा। इंडोनेशिया जो है ये द्वीपीय समूह वाला देश है, जो दुनिया में सबसे अधिक द्वीप जो है यहीं पे है आपका इंडोनेशिया के अंदर। यहाँ पे सबसे ज्यादा द्वीप जो है आइलैंड पाई जाती है। ठीक है, आइलैंड की जो कड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है तो इसे आर्कीपेलिगो कहते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है जी ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड द्वीप अपने आप में कहां पे है, तो डेनमार्क में है। अगर आपसे कोई डेनमार्क की राजधानी पूछ दे तो क्या बताओगे, कोपेनहेगन बताओगे, कोपेनहेगन। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं यहाँ इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ी इस्लाम देश है, इस्लाम कंट्री है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। दूसरा स्थान पे हमारा इंडिया ही आता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा G20 2023 की बैठक कहाँ पे हुई, भारत के अंदर हुई, ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा G20 में जो आपका थीम रखा गया था वसुधैव कुटुंबकम, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। G20 2021 की बैठक कहाँ पे हुआ, इटली हुआ। यानी ये III से चल रहा है लगातार 21, 22, 23। 21 में इटली, 22 में इंडोनेशिया, 23 में इंडिया। इनके अलावा जो G20 कैसा देश का समूह है, तो विकासशील देश का समूह है। विकासशील देश को हम जो है हाफ डेवलप्ड भी कहते हैं, अर्ध विकसित भी कहते हैं। यानी जो विकसित होने की तरफ अग्रसर हो, है ना, प्रोसेस में हो, इसे विकासशील कहा जाता है। और G7 जो आपका ग्रुप है ये आपका किसका है भाई, तो विकसित देशों का ग्रुप है। अगला प्रश्न हमारा, त्रिपक्षीय संधि 1838 किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो ऑकलैंड के काल में हुआ था त्रिपक्षीय संधि। अब एक त्रिपक्षीय युद्ध भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से वंश भाग नहीं लिए थे, और एक ऐसा ऑप्शन देगा जो इन तीनों के अलावा रहेगा। ठीक है, इसके ऑप्शन में हमेशा चोल भी रहता है, तो वही आपका आंसर हो जाता है। त्रिपक्षीय युद्ध में पाल थे, पाल वंश के संस्थापक कौन है भाई, गोपाल है। कौन है, गोपाल है। ठीक है, इनके अलावा एक आपका प्रतिहार था, एक आपका राष्ट्रकूट था। तो ये तीनों, प्रतिहार का नागभट्ट हो जाएगा संस्थापक, और राष्ट्रकूट का जो हो जाएगा दंती दुर्ग हो जाएगा। तो तीनों का संस्थापक भी याद रखिएगा। तो ये तीनों वंश जो है त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। मसला क्या था, कन्नौज पे अधिकार करना। डायरेक्ट मसला क्या था भाई, कन्नौज जो है अपने अपने कब्जे में लेना चाहता था। इनके अलावा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ना, ये 1878 लॉर्ड लिटन के समय, उस दिन 76 हो गया था और रिपन हो गया था, तो देख लीजिएगा, इन्हें करेक्ट कर लीजिएगा। 1878 लॉर्ड लिटन के समय हो गया था, फिर से बोला जा रहा था। इसके अलावा जो आपका आर्म्स इंडिया एक्ट है, आर्म्स इंडिया एक्ट है, इनकी जो शुरुआत हुई थी 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय ही हुआ था। इल्बर्ट बिल है ना, लगातार 10 वर्षों पे जनगणना, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, ये सब रिपन के समय हुआ था। इसीलिए रिपन को अच्छे कर्मों में हम याद करते हैं। इनके अलावा असहयोग आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये किसके काल में, चेम्सफोर्ड के काल में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ है। 1857 का विद्रोह जो है ये कैनिंग के काल में हुआ था। 10 मई 1857 को आपका जो है विद्रोह की लपट तेज हुई थी, यानी यहां से शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन पार्टिकुलर पूछे जाते हैं कि 1857 की गदर आंदोलन किस दिन जो है अपने रूप में आया, तो 10 मई 1857 को। तो ये बात भी ध्यान रखना है। कैनिंग उस समय गवर्नर थे, बाद में यही चल के गवर्नर का पोस्ट वायसराय बन गया। इस प्रकार से कैनिंग ही इंडिया का पहला वायसराय भी है। और 1857 का विद्रोह का जो प्रमुख परिणाम निकला, ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो यहाँ का शासन व्यवस्था था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन यानी महाराजा और रानी के पास जो है चला गया। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया था। ये सीधा सीधा गुगली बॉल है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है ना। तो ये क्या है, 4 महानगरों को जोड़ने की जो है ये है आपका सेतु, यानी ये रेड रोड से जोड़ा जाएगा। वैसे नहीं कि भाई दिल्ली, बम्बई, इसके अलावा चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को जोड़े जाने का लिंक है जो आपका नहाई के द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, नहाई का, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कितनी बार बता चुका हूं कि ये जो है आपका रोड
रोड का निर्माण करते हैं और जो नेशनल हाईवे हैं, जो NH है, इनके देखरेख की जिम्मा NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। और एक राज्य हाईवे होता है जो राज्य सरकार के द्वारा जो है उनके देखरेख किए जाते हैं। देखिए एक BRO वाला रोड भी होता है, बॉर्डर एरिया वाला, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। ये बॉर्डर एरिया का जो रोड होता है BRO बनाता है, बाद बाकी जो नेशनल हाईवे है NHAI बनाता है, और एक राज्य हाईवे भी होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। NHAI की जो स्थापना हुआ था 1995 में आधुनिक फॉर्म में आया था। इनके अलावा इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव IAS अधिकारी इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महिला अध्यक्ष के रूप में अभी हाल फिलहाल में ही किसे चुना गया था, है ना, तो ये आपका अलका उपाध्याय जी को चुना गया था। एक आपने याद रखना है सेल, SAIL सेल, सेल में जो है प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को चुना गया था। ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में क्यों नहीं आया, मैं ये सोच रहा हूं। ये आएगा जरूर, क्योंकि ये पहली बार महिला अध्यक्ष सेल में अध्यक्षता संभाली थी। जिस प्रकार से आपने देखा कि सेबी के अंदर जो महिला अध्यक्षा बनी थी आपका माधवीपुरी बुच, तो यहां से कई सारे क्वेश्चन आए, लेकिन सेल वाले से अभी नहीं आए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भैया सेल, तो इनमें सोमा मंडल बनी थी पहला महिला अध्यक्ष, इन्हें भी ध्यान रख लीजिए किसी कोने में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़े जाने की परियोजना है, जिसकी टोटल लंबाई 5846 मीटर है। देखिए आपसे क्वेश्चन ये महानगर से भी स्टैटिक्स फॉर्म में कर लेते हैं। बहुत दिन बिताए हम इस सेक्टर में भैया, तो ये अवेयर तो आ ही जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे जाते हैं कि भाई चारों महानगरों में किसका नाम परिवर्तन अब तक नहीं किया गया। ठीक है, तो देखिए जैसे दिल्ली का कोई नाम परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन बंबई से मुंबई बना, कलकत्ता से कोलकाता बना, मद्रास से चेन्नई बना, तो ये क्वेश्चन भी आपके स्टैटिक्स फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फसल बीमा योजना के तहत किस आर्टिकल के प्रयोग से किसानों की मदद की जाएगी, इस प्रकार से क्वेश्चन आया है। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि फसल बीमा योजना से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 78, क्योंकि इसमें 46 था, 45 था, और आपके एक 44 था और एक 48 था, तो मैं 48 के साथ जाने वाला हूं, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और पर्यावरण को संरक्षण चाहे पर्यावरण से संबंधित जो क्रियाकलाप है ये कृषि वर्ग में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 48 हो जाएंगे। बाद बाकी 46, 45, 44 को देखें तो एक में तो है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी मदद करना, एक हमारा जो बच्चा है उनको शिक्षा से संबंधित बात करी गई है, और एक में सिविल यूनियन कोड की बात करी गई है। तो 48 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। सामान्यतः अनुच्छेद 48 की जो बेसिक अर्थ है कि जो पर्यावरण की संरक्षण में जो है आपका योगदान हो, या फिर पर्यावरण को संरक्षित रखना, है ना। और जो भी DPSP के अंतर्गत बात होती है किसी एक आदमी पे लागू नहीं होती है, ये पूरे राज्य को कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई DPSP का क्या उद्देश्य है, तो राज्यों को कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 44 क्या है भाई? सिविल नागरिक संहिता है, कहां पे एक्टिव रहता है हमेशा? तो गोवा के अंदर। अनुच्छेद 39 है समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय है, इसी में आपका समान कामों के लिए समान वेतन की बात करी गई है। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत है। अनुच्छेद 49 का, अच्छा मैं जो बोल दिया ना कि भाई इसी में बात करी गई, तो ये मत समझ लीजिएगा 39 का ए में किया गया है, क्योंकि भाई बच्चे जो है सीधे जो है मतलब पकड़ लेते हैं बातों को, है ना। तो भाई 39 ए में नहीं मान लीजिएगा, है ना, ये अलग है भाई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि DPSP के अंतर्गत ही है ना, नहीं तो फिर आप बोलेंगे। अनुच्छेद 49 जो है ये आपके 49 नहीं 49 है ना। तो ये क्या है? जो जनहित वाला संस्थान है, जैसे सभी के काम में जो संस्थान आते हैं जैसे स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, या सार्वजनिक हित के जो भी स्थल है उनको संरक्षण प्रदान करना या फिर संरक्षित रखना। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। 51 जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है, और 51A जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जिनके अलग अलग 11 भाग हैं, जिन्हें के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका है। सरौंधी साखिया है, किस नृत्य से संबंधित है? अगर आपको एक चीज याद हो तो ये प्रश्न भी आप आराम से मार सकते थे, अगर मेरी लॉजिक अगर आपको याद हो। मैंने आपको एक दिन बताया था, और इस बात पे ना 2-3 बच्चे कमेंट भी किए थे। गोस्वामी सरनेम हो, है ना, गोस्वामी सरनेम हो, इसके अलावा एक और बरबयान सरनेम हो, बरबयान, है ना, गोस्वामी सरनेम, बरबयान सरनेम, शौकिया सरनेम। तो मैंने बताया था कि आपको सतरिया नृत्य के साथ चला जाना है, और मैंने ये भी बता दिया था, बोल दिया था कि भाई इस प्रकार के टाइटल के लोग जो है असम में ज्यादा निवास करते हैं। तभी एक कोई बच्चा है उत्तर प्रदेश की, जिनका लड़की है आरती गोस्वामी या फिर ऐसा कुछ नाम है, जिन्होंने कमेंट करके मुझे तुरंत ही बोले कि सर मेरा भी गोस्वामी टाइटल है, लेकिन मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो आप कैसे कह सकते हैं। तो मैंने उनको समझाया था कि भाई ज्यादातर बोले हैं, ये नहीं कि 100%। अगर आपको याद है
परफेक्ट, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। याद नहीं है तो डूबते का तिनका का सहारा का नाम सुने हैं ना, कि ये भी आपका सरनेम भी काम आ जाएगा। जैसे मैंने आपको नृत्य से पकड़ने के लिए बहुत सारे सरनेम बता दिए हैं, उससे ही आपका 80% काम हो जाता है जी, है ना। एक तो मैंने बता दिया भाई रेड्डी वगैरह जो है ये आपका कुचिपुड़ी के साथ चले जाने का, रेड्डी के साथ, है ना। इसके अलावा जो एक्सेप्शनल है महिला वगैरह उनको मैं अलग से बताता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, रेड्डी कुचिपुड़ी। इसके अलावा मैंने बताया भाई महाराज सरनेम जो है ये आपका कथक नृत्य के साथ चले जाते हैं। इसके अलावा हमने बताया भाई कि झावेरी बहन सरनेम है ना। इसके अलावा सिंह सरनेम है तो आप मणिपुरी के साथ चले जाते हैं, आप मिला के देखिएगा मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक और बताया है महाराज हो गया, रेड्डी हो गया, महापात्रा सरनेम जो है ये आपका ओडिसी के साथ जाना है। इसके अलावा बड़बयान, शौकिया और गोस्वामी सरनेम जो है ये आप लेके चले जाएंगे सतरिया असम के पास। इससे आपके काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने चारू माथुर, कलावती देवी, बिंबावती देवी को मणिपुरी बताया, कथक के लिए सितारा देवी और भरतनाट्यम के लिए रुक्मिणी देवी। इतने अगर आप याद रखते हैं तो आप ऑप्शन भी छांट सकते हैं। इसके अलावा सतरिया के नृत्य के जो प्रतिपादक हैं ये कौन है भाई, वैष्णव संत शंकर देव हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कौन से आंदोलन से संबंधित है, भक्ति आंदोलन से संबंधित है। सतरिया नृत्य सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे आधुनिक है, मतलब सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। इनके अलावा सतरिया नृत्य के जो कलाकार है यहाँ पे देख लीजिए, रामेश्वर शौकिया, जीवेश्वर गोस्वामी, चंद्र गहन चंद्र है, एक्चुअली गहन चंद्र है, ठीक है, गहन चंद्र गोस्वामी, जतीन गोस्वामी, इनके बारे में ज्यादा पूछते हैं, जतीन गोस्वामी, मानिक बरबयान। तो जो भी ये सरनेम है ना आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि इसमें ज्यादा जो है बाहरी सरनेम नहीं है। एक प्रभात जी हैं वो भी आपका यही करते हैं, है ना, तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.04 है। ये तो पूछने वाली बात ही नहीं, अब तो जनगणना की डाटा आपके जो है हाथ में छप गया होगा भाई, है ना। 2011 में पुरुष साक्षरता जो है 82.14% और महिला साक्षरता 65.46%। देश में सबसे अधिक साक्षरता केरल की लगभग 94%, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की लगभग 91.6%। इसके अलावा जनगणना 2011 की सभी डाटा दे चुका हूं, तो मैं सीधे आगे निकलता हूं। जनगणना 2011 में शहरी जनसंख्या लगभग 32%, ग्रामीण पूछेगा तो इससे घटा लीजिएगा, 68-67% हो जाएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात केरला में है, सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात पुदुचेरी में है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 13 जो है ये कहता है कि जो मौलिक अधिकार है उसकी असंगतियों में जो त्रुटि आएगी उसको दूर करा जाएगा। समझ रहे हैं बात, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा नहीं इसका आंसर, क्योंकि आप जो है किताबी भाषा में शायद न समझे इस चीज को, ठीक है भैया। ये कहता है कि जो आपका फंडामेंटल राइट है उसमें कोई भी प्रकार की असंगतता नहीं लाई जाएगी या फिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको और साधारण भाषा में समझे तो अगर आपका जो मौलिक अधिकार है इसमें अगर संविधान संशोधन कर भी दिया जाए तो उस संविधान संशोधन, चूंकि कानून तो है नहीं, तो ये आप मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कुल मिला के आपके मौलिक अधिकार का जो दोहन है इसको प्रोटेक्ट करता है आपका आर्टिकल 13। तो ये हो गई आपकी देसी भाषा, ठीक है भैया। इनके अलावा कुलम का नियम जो है इससे क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अच्छा, फंडामेंटल राइट की थोड़ी सी आर्टिकल की बात कर दूं। 13 तो आप समझ गए। देखिए 12 और 13 इसी प्रकार की बात करते हैं, पहले प्रोटेक्शन वगैरह की। इसके अलावा हमारा 14 से जो है कैटेगराइज कर देते हैं हम, 14 से 18 इक्वलिटी में कैटेगराइज कर देते हैं। इसके अलावा 19, 20, 21 है ना, 19 जो है आपकी प्रेस की स्वतंत्रता में हम अलग से रख लेते हैं, 20 और 22 को हम एक साथ रख लेते हैं। किस चीज के लिए, है ना, इसको हम रख लेते हैं आपको सजा आदि के मामले में छूट के लिए। इसके अलावा हमने 23 और 24 को अलग रखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। इसके अलावा हमने 25 से 28 तक अलग रखना है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 29 और 30 को हमने अलग रखना है, ये क्या है भाई, अल्पसंख्यक हित से है। 31 को फिलहाल मुझे नहीं पढ़ना है और 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार मानना है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो 12 से 35 तक के बीच में वर्णित है, ठीक है। इनके अलावा ये कहां से लिया गया है, कितने हैं, ये तो पहले सिर्फ में बता चुके और पहले भी बताए हैं। गुलाम के नियम से जो क्वेश्चन आया था, देखिए गुलाम का नियम क्या होता है ये मैं बता देता हूं। हो सकता है कि डायरेक्ट नियम ही पूछा गया हो कि फला नियम किसके है, या फिर गुलाम के नियम में क्या क्या किस चीज के बीच में रिलेशन होता है, समीकरण दे देता है नीचे भाई, है ना। तो भैया गुलाम के नियम से कहता है कि दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण, अट्रैक्शन, है ना, या फिर प्रतिकर्षण का बल, उससे आवेश के प्रोडक्ट यानी गुणनफल जो होंगे, दोनों आवेश के गुणनफल, मान लीजिए एक आवेश A1 है और एक आवेश A2 है, तो इनका जो प्रोडक्ट हुआ दोनों का गुणन, है ना, के सीधे समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से जो है इनके नियम है ना। तो यहां से क्या क्वेश्चन आया था, क्लियर नहीं है बिलाल।
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपसे पूछ लेते हैं तो कूलम्ब होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको पढ़ के क्या जाना है, चार्ल्स के नियम भी देख लेना और बॉयल का नियम भी देख लेना। अब कूलम्ब का नियम पूछा है तो चार्ल्स का नियम और बॉयल का नियम, न्यूटन का नियम, ये सब जरूर अब एग्जाम में आएंगे, है ना। चार्ल्स के नियम जो है ये गैस पर लागू होती है। इसी नियम के परिणाम स्वरूप अगर गैस में आप टेम्परेचर को राइज करेंगे तो गैस की मात्रा भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये नियम कूलम्ब के नियम से ही वेरीफाई होता है। इसके अलावा आपका एक हुक का नियम है, ये भी पढ़ लेना है। स्प्रिंग वगैरह जो कमानी वगैरह होते हैं, इनके अलावा सबसे ज्यादा दिन तक दशहरा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। आप लोग बताइएगा कि इसके ऑप्शन में क्या क्या था। मेरे ख्याल से सबसे लंबी दशहरा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में जो मनाया जाता है ना, बस्तर दशहरा, यही होगा। 75 दिनों तक मनाया जाता है बस्तर दशहरा, ठीक है। और अभी हाल के वर्षों में जो है दशहरा को 105 दिन तक एक्सटेंड किया गया था। तो हो सकता है कि एक करंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया हो, मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि अभी बस्तर दशहरा तो कुछ ही दिन पहले एसएससी ने पूछा था कि कहाँ मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में, है ना। तो हो सकता है कि ये 105 दिन तक जो मनाया गया ना 2022 में ही मनाया गया, है ना। तो ये जो है आपका ये पूछा गया होगा मेरे ख्याल से। आप लोग बताइएगा कि इसमें और क्या क्या था ओरिजिनल लैंग्वेज, अगर आपको याद हो, या फिर क्या क्या ऑप्शन थे इसमें पूछा गया। जैसे बच्चा ने लिखा है कि सबसे अधिक दिन तक दशहरा कहाँ मनाया जाता है, ऐसा प्रश्न आया है, ठीक है। इसके अलावा 36 में हरेली महोत्सव होती है, हरेली छत्तीसगढ़ में होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सिरपुर महोत्सव होता है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा राउत नाचा महोत्सव, ये भी छत्तीसगढ़ में है। पंडवानी वगैरह है, पंथी वगैरह है, गेंडी वगैरह है, सुआ है, राउत नाचा है, सैला है, कर्मा है ना। ये सब आपके छत्तीसगढ़ के हैं जी। इनके अलावा महोगनी, शीशम, रबर, ये सब जो सिनकोना, ये सब जो वृक्ष हैं, ये किस प्रकार के जंगल के प्रोडक्ट है या उत्पाद है भैया। देखिए प्रोडक्ट भैया शब्दों के मतलब समझिएगा गहराई। इससे पहले मैंने जो प्रोडक्ट शब्द का इस्तेमाल किया वहां पे गुणनफल से बात हो रही थी, क्योंकि गुणनफल को भी आप प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उत्पाद है ना। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जो है उपज है आपके इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। देखिए मैंने आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, कटीली मरुस्थलीय वन, मैनग्रोव वन, इन सब के उत्पाद, साथ ही साथ इसमें कितनी वर्षा होती है सालाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना भैया। तो ये जो है आप जरूर ध्यान रखें, ये आपको अच्छे अच्छे एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। चलिए रिपीट करवा देते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में औसत वर्षा की बात करेंगे तो 200 वर्षा तो होना ही है, 200 सेंटीमीटर सालाना। इससे अधिक हुआ तब ऐसे वर्षा को क्या माना जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब ये सदाबहार वन का भी डिफिनीशन जो है मैंने देहाती भाषा में आपको समझा दिया था, ताकि आप कभी ना भूलो, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल लैंग्वेज जो है ये आपको काफी परेशान करेगा जी, है ना, कि भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये मैं देहाती भाषा में सब कुछ बताता हूं भाई, समझ जाओ, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है, आपको अच्छे से लिखना नहीं है कि आपको नंबर अच्छे लिखे तो थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि आप जो है ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेंड करते हो, ठीक है। सदाबहार वन क्या है भैया, सदाबहार वन ऐसे वन है जिसमें कोई वृक्ष में फल लग रहा है, कोई वृक्ष में जो है फूल लग रहे हैं, कोई वृक्ष में पतझड़ हो गई है ना। तो ऐसे जो वन होते हैं इसे हम सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि साल में एक ही टाइम पे सभी पेड़ पौधे एक ही क्रियाकलाप से मतलब जुड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरे जंगल कभी शून्य नहीं दिखता है, हमेशा हरा भरा दिखता है, इसीलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। लेकिन जो पतझड़ी वन है इसमें क्या होता है कि भैया एक ही बार साल में पत्ते गिरेंगे तो महीना फिक्स है, पत्ते आएंगे तो महीना फिक्स है। तो एक बार तो खूब हरा भरा और कुछ ऐसा समय आता है पतझड़ के समय कि एकदम शून्य सपाटा दिखता है, तो ऐसे पर्णपाती वन कहते हैं। और पर्णपाती वन में कितने वर्षे होते हैं, तो 200 सेंटीमीटर तक, है ना। इससे ज्यादा होगा तो सदाबहार वन। तो आप कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, सदाबहार वन को कैसे कहते हैं, तो 200 सेमी से अधिक वर्षा उसे सदाबहार वन कहते हैं। हमेशा पेड़ पौधे में अलग अलग समय में अलग अलग क्रियाकलाप हो उसे सदाबहार वन कहते हैं, सिंपली, है ना। तो ऐसा जो आपका पर्णपाती वन है इसके उत्पाद है आपका सागवान है। सागवान के बड़े बड़े पत्ता होते हैं, गांव में देखे होंगे। बांस तो सभी देखे होंगे भैया, बांस के छड़ी से काफी पिटाई खाए सरकारी स्कूल के अंदर। साल है, शीशम काफी मजबूत होते हैं, गाँव घर में पाए जाते हैं, इसके लोग दरवाजा पलंग वगैरह बनाते हैं। चंदन अभी पुष्पा पिक्चर आपने हाल में ही देखा होगा। इसके अलावा जो अर्जुन का पेड़ है, बिहार सरकार ने एक स्कीम चलाया था अर्जुन का पेड़ लगाना, कहा जाता है कि हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है, तो ये भी पेड़ आपने देखा ही होगा। ये पतझड़ी वन के उत्पाद हैं या फिर पर्णपाती वन उसे ही कहते हैं। शुष्क मरुस्थल एवं कांटेदार वन, औसत वर्षा कितने होते हैं, 50 सेंटीमीटर से कम होते हैं। यहाँ का प्रोडक्ट क्या है, खजूर, खजरी, बबूल, खैर, नागफनी, यूफोरिया, ये सभी के सभी जो है आपके कटीली वन के उदाहरण है।
एक प्रश्न सरस्वती सम्मान से आया है, लेकिन जब सरस्वती सम्मान से पूछेगा तो दो ही चीज पूछता है, या तो हाल फिलहाल में किसको मिला है, या फिर ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी। आप लोग बताइएगा क्या इस तीनों लैंग्वेज से बाहर था क्या क्वेश्चन? नहीं रहेगा जी, नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए बताते हैं। सरस्वती सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शरद सिंह को दिया गया है। सरस्वती सम्मान जो इससे पिछले वाला 2022 जो दिया गया, ये शिव शंकरी को दिया गया था सूर्य बासम नामक जो है मतलब कृत्य के लिए। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुआ था, है ना। इनके अलावा 2022 में व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्बुद्धि को पागल खाना के लिए दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 13 आ गया था जिसे मैं आपको समझा चुका हूं, यही बात यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर भी मैं वही बात बताया कि किताबी लैंग्वेज है ना, ये जो है थोड़ा जटिल है आपको समझना, इसलिए मैंने आपको समझा दिया था कि एक आर्टिकल 13 जो है आपके मौलिक अधिकार का प्रोटेक्शन करता है कि इसमें कोई भी प्रकार की असंगति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे तो आप संविधान संशोधन भी कर लो, क्योंकि संविधान संशोधन तो कानून है नहीं, तो फिर भी जो है आप इसे मतलब असंगत नहीं ठहरा सकते या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के आपके सेकेंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट के वीडियो में थोड़ी देर में लेके आऊंगा, उसके बाद कंबाइंड वाली लेके आऊंगा, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी देखेंगे अगर टाइम रहा तो, जैसा कि रोजाना जो 57 क्लास वाली वीडियो चल रही है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।